Audio Jungle. Audio Jungle. जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आपका फिर एक दफ़ा स्वागत है प्रोग्राम में। बात हमारी चल रही थी यूरोपीय पार्लियामेंट ने जो करारदाद पेश की है ब्लास्फेमी लॉ के अगेंस्ट पाकिस्तान के हवाले से, उसके ऊपर तो उसका दूसरा हिस्सा जो है वो हम आज के सामने लेके आएंगे। पिछली जो हमारी बहस थी वो अभी चल रही थी। जी, उस सिलसिले में सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान ने तो इसको मानने से कर दिया है इनकार। अब वो शीरी मज़ारी और अली खान साहब के बयानात की जो है उसके हिसाब से, उसके हवाले से जफर भाई, आप क्या समझते हैं कि ये क्या ऊंट अब किस करोड़ बैठेगा? जी सर, ये 3 पॉइंट हैं जिन पे मैं बात करना चाहता हूं। इस आर्टिकल के पॉइंट नंबर 8 में पार्लियामेंट्री अफेयर के जो मिनिस्टर हैं अली खान साहब, उनका हवाला देते हुए कहा गया है, कॉलिंग फॉर पीपल, ये अली मोहम्मद के अल्फाज के बारे में कहा गया कि कॉलिंग फॉर पीपल हु कमिट ब्लास्फेमी टू बी बीहेडेड। अच्छा, ये जो अल्फाज का चुनाव है ना, ये उस रेडिकलाइजेशन और मजहबी तशद्दुद को बढ़ावा देने का मुतरादिफ है कि जिसके नतीजे में पाकिस्तानी माशरे में अब तशद्दुद ये शक्ल इख्तियार कर चुका है। अली मोहम्मद खान साहब एक लोगों के वोटों से आए हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, और जब कानून के बनाने वाले ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जो तशद्दुद को बढ़ावा देते हो, तो वो चीज नीचे आते आते तक एम्पलीफाई होती है। अब मैं इसके काउंटर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अली मोहम्मद खान साहब ये भी कह सकते थे कि जिस बंदे के ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगे और अदालत को सजा हो जाए, उसको कानून के मुताबिक सजा दी जाए। लेकिन कह सकते थे लेकिन जो ये कहना ना कि मतलब सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये लोगों के अंदर वो जो एक एनिमल इंस्टिंक्ट कह लें या वायलेंस इंस्टिंक्ट कह लें, उसको आशीर्वाद देने के बराबर है कि जो सुप्रीम अदारा है पाकिस्तान का, उसके प्लेटफॉर्म से खड़े होके ऐसी बात कहना, ये मतलब ये मेरे ख्याल में कि ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। वाकई ये तो बहुत दूर तक असर जाएगा इसका। फिर जो आम बंदा है उसको भी वो कहते हैं ना कि शय मिलेगी ये काम। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये तो जैसे ही होता है इस तरह का वाकया, लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं और वहीं पर जो है वो फैसला करने पे तुल जाते हैं कि जी अभी इसको मार दो बस। अदालती जो कार्रवाई वो तो बाद की बात। बिल्कुल। और ये मतलब ये जो बात है ये वेल एस्टेब्लिश्ड है, और इस चीज मतलब जो ये सारी यूरोप की लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं सोशियोलॉजी के इल्म से, और फलाने मुकालमे के मुकालमे पीएचडी थीसिस लिखे गए हैं, वो यही है कि लीडरान को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि फिर तशद्दुद बढ़ता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट मेरा ये, अब मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे अगर मैं गलत हूं तो माफी चाहता हूं, कि शीरी मज़ारी ने इसके ऊपर एतराज किया था कि ये करारदाद किसी नियो नाजी मेंबर ने पेश किया पार्लियामेंट के, कि जो खुद मुतशद्दिद रास्ते पे चलने वाला है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि भले उसने पेश किया, लेकिन मेरे ख्याल है कि पूरी पार्लियामान ने इस करारदाद को अप्रूव किया। मतलब 293 लोगों ने इसके हक में, मतलब अब यूरोप की पार्लियामान के बारे में लोगों को ये बता दें कि फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे और मतलब नीचे इटली, मतलब ये सब लोगों ने इस चीज को माना कि हाँ ये बात ठीक है, भले जिसने भी पेश की। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी बात जो है ना वो आई अपने हमारे जो है इसके खिलाफ वोट आए, बाकी सब बहुत थोड़े। अच्छा, और तीसरी बात जो है वो जो हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने कहा कि मतलब सब ठीक है, सब सही चल रहा है, तो ये ना उनकी सब सही की डेफिनेशन गलत है। मिसाल के तौर पे आप कोई किसी मुल्क के अंदर ये कानून बना रहे हैं कि जी जो अकलियत है वो सदर नहीं बन सकता, या मतलब तो उस कानून के मुताबिक तो सब ठीक है। मतलब अगर आप ये कानून बना दें कि अकलियत की लड़की जो है उससे शादी जायज है, लेकिन अगर मुसलमान की लड़की से हो जाए तो निकाह फस्क हो जाएगा, वह कोई मसला नहीं जनाब, सब कानून के मुताबिक हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। हाँ बिल्कुल। तो वज़ीर ख़ारजा साहब को बताने की ये जरूरत है कि सच ये कानून गलत है।
ये जिन कानून की बुनियाद पे आप कह रहे हैं ना कि सब ठीक हो रहा है, वो कानून गलत है, और उस वजह से मतलब आपको ये लग रहा है कि शायद सब ठीक हो रहा है। यहाँ पे ना ऐसी मुझे ना एक वो काजी जावेद साहब की एक मिसाल याद आ गई, वो मैंने कहा मैं दूं। वो किसी ने मुस्लिम मुबारक से पूछा कि जी आपके मुल्क में अमरीयत है, लोग अपनी मर्जी का सदर नहीं मुंतखब कर सकते। तो उसने कहा आप कमाल बात करते हैं, लोगों को पूरी आजादी है, मेरे 2 बेटे हैं, लोगों को पूरी आजादी है जिस मर्जी को सदर चुनना तो वजीर खारजा साहब को बताने की जरूरत है कि ये कानून सर जी गलत है, इनको बदले, फिर बताएं कि फिर सब ठीक है कि नहीं। बिल्कुल सही बात है आपकी, ये उनको यही बताना चाहिए था कि वैसे तो सब ठीक चल रहा है। जी सियाद भाई, अब पाकिस्तान ने इस लिहाज से तो इसको मानने से इनकार कर दिया, बल्कि इसको कह लें क्रिटिसाइज किया, और इसको हॉलोकॉस्ट के हवाले से जो कि इमरान खान ने जिक्र किया था उस, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि अब क्या होगा रिएक्शन पाकिस्तान का? वो कभी बात हम सुनते होते थे कि ये ना देखो बात कह कौन रहा है, ये देखो बात है क्या। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में मामला तो उल्टा है कि बात को ना देखो है क्या, ये देखो कह कौन रहा है। ठीक है, क्या कौन है? बिल्कुल। तो ये जो अली अहमद साहब हैं, इनके बारे में तो हर कोई बंदा यही कहता है कि ये वाहिद पार्लिमानी मेंबर है जो दुरूद शरीफ पढ़ के झूठ बोलता है। ठीक है, तो उसका अंदाज है कि हर डिबेट से पहले दुरूद शरीफ पढ़ता है, हर टॉक शो में, और हमेशा झूठ बोलता है। यार बात वही आ गई कि दे आर नॉट अ सीरियस पीपल। ये इन लोगों को इदराक ही नहीं है, संजीदगी नहीं है। इन लोगों के लिए ये इशू अहमियत का हामिल इसलिए नहीं है, जैसे जफर साहब ने बात की थी कि दे आर ऑलरेडी ऑन रिसीविंग एंड। ये लोग जो है हैव्स हैं, दे आर हैव्स। देखो ना इन्होंने फ्रांस आना है, ना इन्होंने यहाँ मजदूरियां करनी है, ना इन लोगों की कोई ऐसी सोशल इकोनॉमिक टाइज हैं, ना इन लोगों को कोई अर्निंग का मसला है, ना इनको कोई अथॉरिटी का मसला है। आपकी जब तक एक नेशनल अप्रोच नहीं होगी नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से, तब तक आप कभी भी कोई इररिस्पॉन्सिबल बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखें पाकिस्तान से जो लोग यूरोप में रहते हैं, तकरीबन 20-25 लाख से ज्यादा लोग हैं जो यूरोप में रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रहकर लोगों को 1 लाख से ऊपर है। यहाँ पे रह के लोगों को जिन चैलेंजेस का सामना है, स्टूडेंट हर साल लाखों हजारों की तादाद में आते हैं, विजिटर्स आते हैं, फिर आपकी ट्रेड इन ममालिक के साथ है, बहुत सारे मामलात में आपको इन ममालिक के साथ चलना पड़ता है। पाकिस्तान में बहुत सारी एड यहाँ से जाती है, टेक्नोलॉजी यहाँ से जाती है, आपके डिफेंस से लेके मेडिकल तक इक्विपमेंट यहाँ से जाते हैं। यानी एक बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब एक संजीदा पार्लियामेंट ने सपोज कि उन्होंने यार गलत यानी सारा प्रोसेस किया है, गलत उन्होंने प्रोसीड किया है, हम सपोज करते हैं कि उनकी सारी जो है जो कुछ भी उन्होंने बयान किया है गलत है, लेकिन हमारे घर में भी कोई ना कोई खराबी तो मौजूद है जिसको बुनियाद बना के वो लोग बात करते हैं। अब हम उसका रिस्पॉन्स क्या कर रहे हैं? ठीक है, जहां तक बात है यार हॉलोकॉस्ट की, वो बिल्कुल डिफरेंट फिनोमिना है, एक हिस्ट्री में एक इंतहाई बदनमा दाग है। ठीक है, जिसे पूरी दुनिया के लोग तस्लीम करते हैं कि बहुत जुल्म हुआ वो वाला। ठीक है, बिल्कुल सही जी मुजफ्फर सिजाद साहब, आप ये वो हॉलोकॉस्ट का जो जिक्र कर रहे हैं वो इमरान खान के बयान के जिम्मन में कर रहे हैं कि जो उसने यस जी जी ओके। अच्छा, अब ये जो अच्छा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको उससे कोरिलेट किया। ठीक है, अब बात ये है कि जो ये मामला है फ्रांस वाला, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इसका ठेकेदार सिर्फ पाकिस्तान क्यों है। ये वैसे किसी को भी समझ नहीं आ रही है, कोई पता नहीं चल रहा है। इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, सऊदी अरब जो है वो हरावल दस्ता है, टर्की के प्रेसिडेंट ने बात की, टर्की के प्रेसिडेंट ने बात की, या बाकी इंडोनेशिया के मुसलमान या सबसे ज्यादा तादाद में वो है। अच्छा, किसी मुल्क ने इस तरह की कोई बात नहीं की, लेकिन पाकिस्तान जो है वो क्यों इनकी भी हिट लिस्ट पे है और ये लोग पाकिस्तान की हिट लिस्ट पे है। वजह फिर वही उधर आ जाती है कि जो पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, जो इनकी तरबियत है और जो उनका माइंडसेट डेवलप हो चुका है, पॉलिटिशियन जो हैं हमारे, उन्होंने तो यार उसी को लेके चलना है। मैं तो ये समझता हूँ
ना शीरी मजारी को किसी चीज का दुख है, ना अली अहमद को किसी चीज का दुख है, ना इमरान खान को दुख है। इन्होंने पब्लिक सेंटीमेंट्स को एड्रेस करना है, ठीक है। और पब्लिक सेंटीमेंट आज जिस नहज और जिस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं, उसके पीछे पूरा हमारी 70-80 साल की कारस्तानियां मौजूद है कि हमने लोगों को जो कुछ सिखाया है, जो कुछ एड्रेस किया है। अब लोगों की डिमांड ही ये सब कुछ है, तो इन्होंने भी यही बात करनी है। और जितनी गैर संजीदगी दिखाएंगे, पाकिस्तान का और बड़ा गर्क होता जाएगा आगे से, ठीक है। और जो प्रोग्रेसिव लोग हैं वो भाई ने बात की थी कि जो इंडस्ट्रियल तबका है, जो जुडिशरी है, जो हुक्मरान तबका है, बेसिकली उनका तो इसमें फायदा है बहुत कि इस तरह का जो बैरियर बना है वो बना रहे। लेकिन यहाँ पर अफसोसनाक बात तो फिर यही है ना कि जो बेचारा आम आदमी है, जो पाकिस्तान के लोग फ्रांस में आते हैं, यूरोप में आते हैं मजदूरी करने के लिए, उनको इस माशरे में फिर क्या एक इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी एक क्या उसे कहना चाहिए, लोग उनको देखते हैं ऐसी नजरों से, उनकी उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दुनिया आपको, मेरा मतलब है कि दुनिया आपको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखती। मैं पिछले अक्टूबर में कनाडा गया, वहां मैं ये मुजफ्फर इधर उधर रहते हैं, इनको ज्यादा पता होगा। हर जगह आपको इंडियन स्टूडेंट्स नजर आते हैं, ठीक है। और हर साल हजारों या लाखों की तादाद में यार इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं कनाडा पढ़ने के लिए। और कनाडा की गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटियों ने स्पेशल उनके लिए सहूलियात रखी हुई है वीजे के लिए, उनकी सेटलमेंट के लिए। पाकिस्तान को नहीं देते वो ये सहूलतें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सारी यही रेडिकलाइजेशन है, और तो कोई बात नहीं है। उनको कोई इतराज नहीं इंडोनेशिया के स्टूडेंट को वीजा देने में, या इंडिया के मुसलमान स्टूडेंट को वीजा देने में कोई इतराज नहीं है। ये इस्लाम दुश्मनी नहीं है, ये माइंडसेट के साथ प्रॉब्लम है। यानी यूरोप जो है या बाकी ये जो बेसिकली ना आपकी बात यहाँ पे मैं सॉरी काट लगाऊं, ये मैं अक्सर सुनता हूँ कि जी इस्लाम दुश्मनी में, या फिर फौरन से पहले ये इल्जाम लगा देंगे कि जी ये रेसिस्ट हो गए, हमें जो है वो हमारे साथ। ये बिल्कुल इंतहाई गलत बात है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठकर बिल्कुल ये बमागे दोहल ये कहता हूँ कि यूरोपियन बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं है। अगर ये देखें, अगर ये रेसिस्ट होते तो आपको इतने तादाद में यहाँ पर आने क्यों देते? मुसलसल लोग अभी तक इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद लोग आ रहे हैं। जी जफर भाई, सीरिया में जो मुहाजिरीन थे सबने यूरोप का रुख किया। एग्जैक्टली। मतलब जो खाना मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा तो पास ही थे ना उनके। हाँ जी। मतलब उसके बजाय अगर जरा सा भी कोई रेसिज्म होता यूरोप के अंदर, या कोई मतलब ऐसी कोई सेकंड दूसरे दर्जे का सिटीजन समझा जाता रंग नस्ल मजहब की बुनियाद पे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो तासुर देने की कोशिश करते हैं ना ये पाकिस्तानी, किसी लिहाज से असल में इन्होंने पहले खुद कुछ काम ऐसा किया होता है जिसको ये कानून की पकड़ में आते हैं, क्योंकि कानून की पकड़ से बच नहीं सकते। अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो बिला जो इम्तियाज आपको साथ कार्रवाई होगी, और जब आपके खिलाफ कोई बात या केस या कोई फैसला आ जाए तो आप फौरन से पहले कहना शुरू कर देते हैं जी ये जी रेसिस्ट हो रहे हैं। जी जफर भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं एक थोड़ा और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो तहरीक लब्बैक वाले हैं ये क्यों, मतलब ये क्या कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि ये एक ताकतवर तबके, उस ताकत इसकी लीडरशिप उस ताकतवर तबके में शामिल होना चाहती है जहां से जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के जो फ्रूट है ना वो हासिल कर सके। मिसाल के तौर पे जैसे ये वुकला की मूवमेंट चली, हाँ जी, मतलब क्या उस मूवमेंट का जोर था, क्या तकरीरें थी और क्या नारे थे और क्या मतलब सुहाने ख्वाब थे। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि पूरा का पूरा जो वुकला का वो तबका जो वुकला की सरबराही कर रहा है वो उठ के उस अशराफिया के तबके में शामिल हो गया पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करता है। बिल्कुल सही। अब जुडिशरी और ताकतवर वुकला ये उस जो इकोनॉमिक माशी इस्तेहसाल है पाकिस्तान के लोगों का, उसका एक बेनिफिशियरी बन गए।
इस मूवमेंट का सिर्फ इतना फायदा निकला। कोई इस मूवमेंट के नतीजे पाकिस्तान से जुडिशियल से करप्शन खत्म नहीं हुई, केसेस जल्दी चलने शुरू नहीं हो गए, कोई रिफॉर्म कुछ। हाँ, ये जरूर हुआ है कि इनकी सह बन गई है और इनको अब मतलब इनको इनका हिस्सा मिलने लग गया है उस मुआशी इस्तेसाल में। मेरा ये ख्याल है कि ये जो अहले सुन्नत है, ब्रेलवी है, इन्होंने मतलब पूरे ज़िया के जमाने में ये देखा कि मतलब किस तरह देवबंदी उलमा का एक तबका उठ के उनका एक स्टेटस हाई हो गया, और वो मतलब ना सिर्फ ये कि सोशल स्टेटस हाई हो गया, इकोनॉमिक स्टेटस हाई हो गया, और उनको पैसे मिलने शुरू हुए, उनको उस इस्तेसाली निजाम का वो हिस्सा। ये मतलब इसकी लीडरशिप भी इस तरह की हरकतें करके उस इशराफिया उस हुक्मरान तबके में शामिल होने की कोशिश कर रही है। मेरा एक पॉइंट में ये बिल्कुल सही, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, और इस्तेमाल कर रही है अवाम का जो बिल्कुल ही ना बलद है, कोई उनका कोई इल्म से ताल्लुक नहीं, उनको यानी कि जाहल भी बाय क्या से कहते हैं बाय प्लान रखा जाता है। तो बात यहाँ पे आ गई यूरोप के हवाले से, जब ये बातें करते हैं जी यूरोप ये वो एक किसी ने बात की थी, किसी ने कहा कि जी हम जैसे भी हैं लेकिन इखलाकी तौर पर यूरोप से बहुत आगे हैं। इतनी मुझे गुस्सा आया उसकी बात पर, मैंने कहा यार इसको इस बंदे को पता ही नहीं किसी चीज का, ये कहाँ रहता है। मतलब आज के दौर में अगर इसको ये नहीं पता, वो कहते हैं कि इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन इग्नोरेंस इज योर चॉइस। आज के दौर में अगर उसको ये बात नहीं पता तो आप सोच लें कि वो इग्नोरेंस के किस डेप्थ में है वो बंदा। तो ये असल में एक जैसे कहते हैं लोग रहते हैं सेल्फ डिनायल मोड में, ठीक है। एग्जैक्टली अच्छा, वो सेल्फ डिनायल मोड यही होता है कि आपने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई है, ना आपको चैलेंजेस का पता है ना रियलिटी का पता है, ठीक है। चार किस्से सुने हुए हैं और वो उसको बुनियाद बना के एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो जाना और खुद को बरतर और दूसरों को कमतर समझना। जिन ताकतवर बुनियादों के ऊपर यूरोप के और डेवलप वर्ल्ड के माशरे कायम हैं, उनकी सबसे बड़ी बुनियाद ही मोरालिटी है, ठीक है। एग्जैक्टली। और मोरालिटी में देखें, मैं आगे यानी सब लोग इस चीज के गवाह हैं कि आप लोग कभी यह सोच ही नहीं सकते कि आप दूध जो लेके आए हैं उसमें कोई गड़बड़ हो सकती है या खाने पीने की चीज में मिलावट हो सकती है। कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं अभी पूछूं ना बच्चे को कि यार ये दूध तुम जो लेके आए हो ये खालिस लेके आए हो उसको समझ नहीं आएगी बात क्या रहे हैं आप, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकेंगे। वो कहेगा 2% खालिस 3% खालिस। उसकी जो स्किप किया होता है ना, वो समझेगा शायद आप वो पूछ रहे हैं कि इसके अंदर मलाई कितने फीसद है। परसेंटेज। यार मोरालिटी का म्यार जो ईस्ट ने रखा हुआ है, खासतौर पे हमारे लोगों ने, वो तो लिबास को रखा हुआ है ना, ठीक है। मेरा मतलब लिबास, और लिबास यहाँ पे मुझे तो आज तक कभी कोई ऐसा लिबास नजर नहीं आया, और अगर किसी का लिबास को मुख्तसर है भी है तो आपकी जुर्रत नहीं कि आप उसको देख सको या आप उसके ऊपर कोई पॉइंट आउट कर सको। बातें ये सारी खराफात बरहना जहनों की खराफात है, ठीक है, जिनके अपने जहन जो है। आपने बात की बरहना जहनों की खराफात, ये हमारे एक टीवी पे बैठे होते हैं, दानिश्वर हैं, साहब ब्यूरोक्रेट्स हैं, नाम मैंने क्या लेना है, वो ये कहते हैं कि जो औरतें क्रिकेट खेलती हैं, अब उस बंदे की नजर और सोच कहाँ गई होगी कि उसने कहा ये खेल जो है ये इस्लामी नहीं है, औरतों के लिए उस तरह के सूडो इंटेलेक्चुअल जो है वो पाकिस्तान की माशरत को जिस तरह सुधार रहे हैं, उसका नतीजा फिर सबके सामने ही है। इन्ना निल्लाह। देखें ये सोच उन्होंने, देखें मैं ये समझता हूँ कि अवाम को इन नाम नहाद कह लें मुल्लाज ने मदरसों के अंदर या किसी भी प्लेटफॉर्म से 1000 साल पहले या उससे भी बहुत पहले की जो किस्से सुनाकर इनको सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार कर दिया है, तो वो ये समझते हैं कि हम जो भी अब कर रहे हैं इखलाकी तौर पर जितनी गिरावट के अंदर भी हम हैं इस वक्त, यूरोप से बहुत आगे हैं। बशारा साहब बात फिर उधर ही आ गई। मैंने आपसे कहा था ना कि बड़े सगीर के जो मुसलमानों का बेड़ा ही गर्क है,
और ये इसके ऊपर बड़ी किताबें लिखी गई हैं। देखें 712 से लेके ऑनवर्ड आप अपनी हिस्ट्री देख लें, मैं इसको मुख्तसर करके बयान करने की कोशिश करता हूँ। मुसलमान माइनॉरिटी में रहे सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। इनको हमेशा ये टीच किया गया, ये एजुकेट किया गया कि यू बॉर्न टू रूल, ठीक है, और यू आर सुपीरियर देन अदर कम्युनिटीज, ठीक है। अच्छा, जब आपने एक कौम को या एक तबके को नस्ल दर नस्ल ये सिखाया हो कि तुम सुपीरियर हो, तुम सिर्फ इसलिए सुपीरियर हो कि तुम अल्लाह पर आखिरत पर यकीन रखते हो, तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, और तुम पैदा ही लोगों पे हुकूमत करने के लिए हुए हो, ठीक है। आपने 900 साढ़े 900 साल हुकूमत की बरे सगीर के ऊपर, और उस दौरान आपने बहैसियत मिनॉरिटी मेजॉरिटी पे रूल किया, और उसकी हर बहुत सारी दूसरी वजूहत थी। उसका नतीजा ये निकला है कि जो बरे सगीर के मुसलमान थे, जो यहाँ के लोकल लोग थे, जो यहाँ के लोकल कन्वर्जन थी, बाकी तो सारे सेंट्रल एशिया या दूसरी इलाकों से आए थे, कोई ईरान से आया है, कोई सेंट्रल एशिया से आया, कोई अफगानिस्तान से आया, कोई अरब से आया, कोई कहीं से आया, उनकी कुछ नस्लें। और जो यहाँ के लोकल लोग थे, जो यहाँ पे कॉस्ट बैरियर टूटा है, लो कॉस्ट लोग जब कन्वर्ट हुए, मुसलमान हुए, ईसाई हुए, उन लोगों ने भी खुद को फिर उन लोगों से जोड़ना शुरू कर दिया जो फातेह थे, ठीक है। यहाँ पे सन ऑफ सॉइल का कॉन्सेप्ट कभी पैदा ही नहीं हुआ इस धरती। बिल्कुल यही बात है। ये चंद्रगुप्त मौर्य की औलाद कह रही है कि हम वही अरब फातेहीन में से हैं जो किसी जमाने में रूल किया करते थे। जी सज्जाद साहब, यहाँ पे ना मेरा आपसे फिर एक क्वेश्चन बनता है, तो फिर इसका मतलब है कि बर्रे सगीर के माशरे में ऐसा जबर था कि निचले तबका अगर कोई और मजहब इख्तियार कर भी लेता तो उसकी जो जिल्लत थी वो खत्म नहीं हो सकती थी। तो क्या मेरा ये कहना फिर दुरुस्त है कि फिर उस निचले शूदर और दिल्लत तबके के पास कोई चारा नहीं रह जाता था कि मजहब तब्दील होने के बाद ना सिर्फ वो मजहब बदले बल्कि अपना ओरिजिन भी बदले, ताकि वो उस हजारों साल की जिल्लत से छुटकारा ले सके? आपकी बात बहुत हद तक दुरुस्त है। देखिए, बरे सगीर में जब बुद्धिज्म आया, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज बुलंद की। लोग जो बुद्धिस्ट हुए थे वो बेसिकली लो कास्ट हिंदू थे, ठीक है, और महावीर की मूवमेंट भी यही थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्रिश्चियनिटी जब आई है, ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी में भी यही कुछ था, वहां पे भी कास्ट सिस्टम प्रिवेल नहीं करता था। इस्लाम जब आया, इस्लाम में भी कास्ट सिस्टम नहीं था। तो जितने भी लोग लो कास्ट थे, और ये हिंदुइज्म में एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना काबिल एतराज इशू है ये वाला, और अब वहां पे भी लोग आवाज उठाते हैं इस जुल्म के बारे में। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का, उसका जो आर्टिकल 15 है, बकायदा नेहरू को उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी आर्टिकल 15 के तैयारी में कि यहाँ पे सबको इक्वल राइट है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली इक्वल राइट है पर प्रैक्टिकली नहीं है वहां पे भी, लेकिन उन पे एतराज इसलिए नहीं होता कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मौजूद है लोगों का, सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट कर रही और माशरा उन्हें इक्वल राइट नहीं दे रहा, लेकिन चूंकि कानून उनके फेवर में, इसलिए कोई एतराज नहीं करता। लोगों ने जो मुसलमान हुए उन्होंने तो खुद को लिंक कर लिया अरबों के साथ या सेंट्रल एशियंस के साथ, लेकिन जो लोग क्रिश्चियन हुए उन्होंने खुद को मलका बरतानिया के साथ या यूरोपियन के साथ लिंक नहीं किया। रेस का बड़ा फर्क था, ठीक है, और वो लोग वहां पे रहे और वो सन ऑफ सॉइल बन के रहे। बुद्धिस्ट वहां रहे, सन ऑफ सॉइल बन के रहे। मुसलमान नहीं रहे सन ऑफ सॉइल बन के, क्योंकि मुसलमान ने या इस्लाम ने जो लेसन दिया था वो उन्होंने वो उस लेसन में ये चीज शामिल थी कि तुम सुपीरियर हो हर लिहाज से। और हिंदुस्तान के लोगों के हवाले से जिस तरह इस्लाम ने या जिस तरह मुसलमानों ने और बाकी मज़ाहब ने डील किया है, उन्होंने तो इनको एक्सेप्ट ही नहीं किया कभी। देखिए, ये दो कौमी नजरिया जो है हमारा इस्लाम का या पाकिस्तान का, इसकी बुनियाद भी यही कि हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं थे, किसी भी हवाले से उनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अब एक और फिर से अगला सवाल बहुत ही मजे का बन जाता है, वो ये, तो फिर इसको हम अवामुल नास का फेलियर कहें या लीडरशिप का फेलियर कहें कि जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे स्कूलों की पढ़ी हुई थी और जैसे आला उनको पता था कि यूरोप ने जो एक माशरती और समाजी बर्तरी हासिल की है
उसमें बड़ा अहम फैक्टर मजहब को निकालना है कि कौमियत का तस्वुर मजहब को निकालने के बजाय कौमियत का तस्वुर उन्होंने दिया रूल ऑफ लॉ के ऊपर, कि एक लैंड है, उसका एक रूल ऑफ लॉ है, उस लैंड में जो रहता है और रूल ऑफ लॉ को फॉलो करता है वो इस कौम का फर्द है। ये सब बातें जानते हुए भी इस मुमलकत खुदादाद के बानियान ने क्यों उस नजरिए की तरवीज की जिसको उन्होंने पढ़ा था और जाना था कि इसके नतीजे के अंदर कौमें तकसीम होती है। देखिए, उनका जहां तक कॉन्सेप्ट था ना, वो आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है और बिल्कुल दुरुस्त क्वेश्चन है। उनके जमाने तक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट का कॉन्सेप्ट सामने आ गया हुआ था, ठीक है, रादर देन नेशनलिस्ट स्टेट का। इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट बनी जिसमें बहुत सारी नेशंस शामिल थी, हर सूबे में एक मुख्तलिफ नेशन थी वहां पे। लेकिन इसको फेलियर हम इसलिए कहेंगे कि रिजल्ट आपके सामने है, यानी पाकिस्तान की सोसाइटी और पाकिस्तान में जो कुछ हुआ और जिस तरह यहाँ पे माशरा परवान चढ़ा, इस हवाले से हम इसको फेलियर कहेंगे। लेकिन जिन्होंने इस मुल्क को बनाने के लिए जो ड्रीम देखा, उन्होंने अपना ड्रीम पूरा कर लिया, मुल्क उन्होंने बना लिया, ठीक है। अब उस मुल्क बनाने में जो लोग भी शामिल थे, पाकिस्तान की माइनॉरिटीज भी शामिल थी, सारे जलीलो ख्वार हुए पाकिस्तान आके। पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी वो सारी जलीलो ख्वार हुई, ठीक है। बंगाली शामिल थे, बंगाली आउट हो गए गेम से, ठीक है। तो बेसिकली तो अगर आप इसको रियलिटी के कैनवस पे देखें तो फेलियर है, ठीक है। और अगर आप इसको बहुत लंबे कैनवस पे देखेंगे, 1000 साल की हिस्ट्री में देखें, तो फिर आप कहेंगे ठीक है, एक मुल्क था बन गया। हो सकता है 500 साल बाद, 400 साल बाद पाकिस्तान जो है वो फ्लरिश कर जाए या इसका कोई और अच्छा फ्यूचर निकल आए, तो फिर सब लोग कहेंगे इट्स ओके, ऑल इज वेल। लेकिन आज तक की जो तारीख है उसमें देखें यही बात है कि मजहब के नाम पे जिस रियासत के नजरियात की बुनियाद रखी गई है, वहां पे आज क्या हो रहा है। आज हम इसी चीज को डिबेट का हिस्सा बना रहे हैं कि इस बुनियाद की वजह से आज ये रियासत बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रही है, जिसका जवाब अब इनके पास नहीं बन रहा है इनके पास, क्योंकि पब्लिक को आपने जो इतने साल ख्वाब दिखाए हैं, जो आपने उनको गोली दी है, जो आपने उनको बताया कि ये इस्लाम का किला है, तो जब आप कस्टोडियन ऑफ इस्लाम बन गए हैं, जब आपने उम्मा का मुर्दा हाथी अपने नातवा कंधों पे सवार किया हुआ है, तो फिर आपका यही हाल होना जो आज हो रहा है। बिल्कुल सही बात तो है। अब देखें, अब जब पाकिस्तान बना है, उस जमाने में शुमाली हिंदुस्तान के अहले तशय्यो आ गए यहाँ पे, उनका ख्याल था पता यहाँ पे या अली या हुसैन हो जाएगा, ठीक है। सरजुफुल्ला खान साहब शामिल थे मूवमेंट में, ये लोग आ गए यहाँ पे, इनका ख्याल था कि यहाँ हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और जितने लोग थे सब लोग अच्छी नीयत से आए, लेकिन बहुत जल्द 5-7 सालों में समझ आ गई सबको कि यार ये क्या हो गया। मेरे नजदीक तो इट्स पॉलिटिकल, इसको पॉलिटिकल विजडम के हवाले से मैं देखूंगा, इसको मैं किसी स्पिरिचुअल या किसी रिलीजियस नुक्ता नजर नहीं देखूंगा। पॉलिटिकली तो मुझे सब कुछ लगता है कि फेलियर ही है, इसमें तो कोई ऐसी सक्सेस वाली बात नजर नहीं आती। जी बिल्कुल, आप दोस्तों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा ख्याल टाइम हमारा जो है प्रोग्राम का रनिंग आउट, जाते जाते सिर्फ मुझे आप दोनों जो है अपना कंक्लूजन दे दें कि अगर यूरोपीय पार्लियामेंट जो है ये जी क्या था उसका, वो जो इकोनॉमिकली जो पाबंदियां हैं वो जीएसपी प्लस, हाँ जी, तो वो फिर उसका क्या इम्पैक्ट होगा और पाकिस्तान को क्या क्या भुगतना पड़ सकता है, ये आखिर पे मुझे इसका एक कंक्लूजन दे दें प्लीज। मैं सिर्फ जल्दी से इतना कहूंगा कि अगर इस करारदाद के नतीजे में लगने वाली पाबंदियों के बाद पाकिस्तानी अशराफिया के माशी मफादात पे इस हद तक ज़र्ब पड़े कि उनका कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और उनका जो मईशत के ऊपर और मईशत के फल के ऊपर उनका हिस्सा काबिल कदर कम हो जाए, तो फिर शायद कोई ऐसा कंसेंसस आर्मी से लेके सिविल ब्यूरोक्रेसी से लेके पॉलिटिकल लीडरशिप से लेके तमाम वो डेवलप हो सकता है कि भाई ये तो
प्रॉब्लम हो गई, ये तो मीशत नीचे जा रही है, ये तो मसला हो जाएगा। अदरवाइज इस करारदाद का मतलब बैकफायर होगी, या मतलब इसका जो एक मजबूत जो है वो बढ़ेगी ज्यादा, कि ये ऐसे ही करारदादें भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, ये कुछ नहीं हो सका। मतलब मैं ये समझ जी बिल्कुल, बात आपकी ठीक है। अगर तो अशराफिया के ऊपर ऐसी जरब पड़े कि उनको अपनी जान के लाले पड़ जाएं, जो हुक्मरान तबका है, तो जान के नहीं, सब पैसों के। मैकावेली ने कहा था लोग कत्ल माफ कर देते हैं, पैसे माफ नहीं करते। ठीक है, और बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान की इकोनॉमी आजकल वैसे भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जागीरदार हैं, और जो खास तौर पर आर्मी आपका इदारा है, जो कि सबको पता है कि मुल्क का सबसे ज्यादा बजट जो है वो उसके पास है, तो और उनको किसी हवाले से रखना भी पड़ता है, ये खैर एक अलहदा वजूहात है उसकी। तो जी सियाद भाई, आपके ख्याल में क्या फर्क पड़ेगा, और ये होगा कोई चेंज, ये माइंडसेट आइंदा से? माइंडसेट तो मेरे ख्याल नहीं चेंज होगा, और जो रियासत पाकिस्तान हमेशा करती है, ये पब्लिक को वो कुछ बताएंगे, वहां पे जाके नारे शारे मारेंगे, हुर्मत रसूल के ऊपर जान भी कुर्बान करेंगे, बैकडोर चैनल से उनको कहेंगे मेहरबानी करें, जानदा करो, ठीक है। तो आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री कुछ उनको एश्योरेंस दे देगी, और जिस तरह आसिया बीबी केस में हुआ था, शगुफ्ता केस में भी ऐसे ही हो जाएगा कि उसको रिहा करके या रिलीज करके उसको भी कहीं यूरोप में भेज दिया जाएगा, और कुछ केसेस में प्रोग्रेस शो करके तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको फिलअप किया जाएगा, फाइल का पेट भरा जाएगा, पब्लिक को नहीं आप कभी भी एड्रेस करेंगे, ये जो और पब्लिक को कभी आप रियलिटी नहीं बताएंगे। जैसे आसिया बीबी को भेज दिया या दूसरों को भेज देंगे, यूरोप भेज देंगे, इक्का दुक्का को भेज कर बुनियाद तो ठीक नहीं ना हो सकती। मसला बुनियाद यार कभी भी ठीक नहीं हो सकती। देखिए, मैं पहले भी एक दफा बात की थी कि पाकिस्तान के किसी हुक्मरान में जुर्रत नहीं है, चाहे वो सिविल हो लीडर, चाहे वो फौजी लीडर हो, मुशर्रफ जैसा बंदा हो, चाहे ज़ियाउल जैसा बंदा हो, किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो इन चीजों के ऊपर कोई इज्तिहादी फैसला कर सके, ठीक है। और कोई आलम दीन मुल्क में, कोई सियासतदान, कोई मजहबी सियासी फौजी लीडर इन चीजों के बारे में अपनी पब्लिक के साथ सच नहीं बोलेगा। वो हमेशा द्रोहगोई से काम करेंगे, हमेशा वो एक पब्लिक सेंटीमेंट को सामने रखेंगे। पब्लिक जितनी मर्जी झूठ बोलती है, जितना मर्जी गलत बयानी करती है, वो इनके जज्बात को जिन जज्बात को इन्होंने स्टेज तक पहुंचाया, उसी लेवल पे इनके साथ एड्रेस करें। देखिए, इमरान खान जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर, वो इस मामले में सबसे ज्यादा आगे आगे नजर आते हैं, ठीक है। और उन्होंने कभी भी इस मामले में, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कुछ रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो सामने आती है। सब जज्बाती बातें करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जब इस किस्म की बातें करता है तो उसका इम्पैक्ट तो ज़ाहिर है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मैसेज पहुंचता है वो अच्छा मैसेज तो नहीं पहुंचता। वो यानी कि कोई इसका जो परमानेंट हल है वो बनता नजर नहीं आता, मतलब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। सर जी, ये समाजी मसला और समाजी मसलों का हल समाजी इर्तिका में होता है। इर्तिका में ऐसी है, तो इसका इर्तिका जब तक मौलवी के हाथ में बागडोर है, ये नहीं होने देगा। ये तो मजीद, मैंने वैसे हिसाब लगाया कि पिछले 20 सालों में जब से मैं था वहां पर, पाकिस्तानी माशरा मजीद सख्त हुआ है इस मामले में, और इसको कह लें कि मैं समझता हूँ कि तनज़्ज़ुली की तरफ गया है, बजाय ये कि ये तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता। बहरहाल जी, आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सी हासिल बहस की आप लोगों ने, और बहुत सारे नए पॉइंट जो हैं वो सुनने को मिले नाजरीन को भी। और अब इस हवाले से जो यूरोपीय पार्लियामेंट ने करारदाद की है, अब पाकिस्तान उसको कैसे रिफ्लेक्ट करता है, ये तो वक्त ही बताएगा। हमारा जो तजिया था नाज़रीन आपने सुन लिया, तो इंशाल्लाह जो भी इसके फिर रिलेटेड की बात होगी या नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आपके सामने फिर हम हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए इजाजत। जफर भाई और अली भाई, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।
यस